Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to ZRF and कैसे हैं आप सब। आज है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 एंड इससे पहले की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो उनको प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे और साथ में कुछ क्विजेस भी होते हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। pH इंडिकेट्स दैट द सोल्यूशन और सब्सटेंस इज। जो pH है, अगर pH 7 है तो 7 का क्या मीन्स है कि अगर कोई भी सोल्यूशन है, कोई सब्सटेंस है, उसकी pH 7 है तो उसका मीनिंग क्या है। लाइक ऐसे ये pH स्केल है, यहाँ पे 7 है, हाईएस्ट 14 होता है एंड मिनिमम 1 होता है। तो ये इसका मीनिंग क्या है। 7 मीन्स नेचुरल। ये जब 7 से ज़्यादा एक्सीड करेगा मीन्स आगे बढ़ेगा 8, 9, 10, तो ये हो जाएगा बेसिक। मीन्स इसका नेचर जो है वो बेसिक होता जाएगा। और ये 7 से जब कम होगा तो इसका नेचर जो है एसिडिक होता जाएगा। तो इसलिए जो pH 7 है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट एसेंशियल इन अ बैलेंस डाइट। नॉर्मली बैलेंस डाइट क्या होता है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। हाँ, तो ऐसा इनमें से क्या सब्सटेंस है जो बैलेंस डाइट में होना बहुत ज़रूरी नहीं है। ऑप्शंस आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सैलेड, पल्सेस, टी। जो करेक्ट आंसर है वो है टी। ज़रूरी नहीं, टी जो है चाय, ये बैलेंस डाइट में नहीं आती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यहाँ से मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं। सैलेड, यहाँ से मिनरल्स मिलते हैं। पल्सेस, यहाँ से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये सारे तो एसेंशियल सब्सटेंस हो गए, बट टी जो है वो एसेंशियल सब्सटेंस नहीं है कि बैलेंस डाइट में होना ही चाहिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रपोर्शन ऑफ राइस एंड दाल इज़ द डिश ऑफ डोसा इज़। जो डोसा बनाते हैं उसमें दाल, चावल और दाल का क्या प्रपोर्शन होता है। तो जो करेक्ट प्रपोर्शन है वो है 3:1। 3 पोर्शन राइस एंड 1 पोर्शन दाल। तो ये जो पोर्शन है, क्योंकि राइस सीरियल्स में आता है, दाल पल्सेस में आती हैं, और पल्सेस में लाइसिन प्रेजेंट होता है, सीरियल्स में मेथियोनिन, ये दोनों अमीनो एसिड है प्रेजेंट होता है। जब सीरियल और पल्सेस कॉन्जुगेट होते हैं एक साथ, जब इनको हम कंज्यूम करते हैं तो इनकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है या प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी है, या बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन की वैल्यू है वो इम्प्रूव होती है। तो सीरियल्स और पल्सेस के कॉम्बिनेशन से जो प्रोटीन मिलती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो डोसा बनाने में चावल और दाल का जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन ही है, तो ये किस टाइप का प्रोटीन है। तो देखो, हीम प्लस ग्लोबिन, ये हीम अलग है, ग्लोबिन अलग है। ठीक है, तो ये 2 प्रोटीन हो गए। 2 मीन्स 2 चीज़ जब कंबाइन होती है एक साथ तो उनको कंबाइंड बोलते हैं या कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन जो है वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन जो सिंपली किसी चीज़ में प्रेजेंट है, लाइक एग है जो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे सिंपल प्रोटीन। डिराइव्ड मीन्स किसी चीज़ से प्रोटीन को डिराइव करना, एक्सट्रैक्ट करना, उसको बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। देन आता है एनिमल प्रोटीन। जो एनिमल फूड होते हैं, एनिमल ओरिजिन के जो सब्सटेंस है, एनिमल ओरिजिन का जो फूड है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एनिमल प्रोटीन। तो जो हीमोग्लोबिन है ये है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। नेक्स्ट, एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। हु सेड दिस। ये किसने कहा है कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके की होती है। मीन्स एक्सटेंशन एजुकेशन को फॉर्मली, इनफॉर्मली दोनों तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं या पढ़ाया जा सकता है। जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की एजुकेशन है। ये किसने कहा है। तो ये कहा है O.P. धामा ने। और O.P. धामा की एक्सटेंशन की बुक है, अगर को थ्योरी डिटेल या डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है तो उसके लिए O.P. धामा की बुक है, इसमें पूरा एक्सटेंशन कवर होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज इमेजिनेटिव थिंकिंग अकर एट द एज ऑफ। इमेजिनेटिव थिंकिंग मीन्स चाइल्ड जो है वो इमेजिन करके कुछ नया इमेजिन करना, कुछ मीन्स अलग ही उसका इमेजिनेशन चलता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सोचना। तो ये इमेजिनेटिव थिंकिंग का वक्त किस स्टेज पे स्टार्ट होती है। तो जो
इमेजिनेटिव है ये, कल की इमेजिन करके कुछ भी सोचना, ये स्टार्ट होता है एज द एज ऑफ 6, मीन्स 6 के पहले, 4 to 6 इसको हम एवरेज ले सकते हैं, 4 to 6। तो ये जो पियाजे की स्टेज है डेवलपमेंट की, सेकेंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इमेजिनेटिव थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। मीन्स इमेजिनेटिव थिंकिंग जो है स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। चाइल्ड जब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है वहाँ से वो इमेजिनेटिव थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, एग में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्सेप्ट एविडिन, राइबोफ्लेविन, कार्बोहाइड्रेट एंड बायोटिन। जो ये एविडिन है ये न्यूट्रिएंट इनहिबिटर है, मीन्स ये न्यूट्रिएंट को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो एविडिन है जो एग में, जो एक न्यूट्रिशनल कंटेंट नहीं है या न्यूट्रिएंट नहीं है। एविडिन जो है ये एग की प्रोटीन को अपने साथ बाइंड कर लेता है और जो एग की प्रोटीन है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है। बट जो ये एविडिन होता है ये रॉ एग में पाया जाता है, जो कच्चा एग होता है उसमें पाया जाता है। और ये हीट सेंसिटिव होता है, एविडिन जो है वो हीट सेंसिटिव होता है। जब एग को बॉईल करते हैं, फ्राई करते हैं, कुछ करते हैं उसमें, अगर उसको हीट ट्रीटमेंट देते हैं एग को, मतलब उसको हीट ट्रीटमेंट के थ्रू जाता है, बॉईल किया, तो ये एविडिन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब एग को कुक करने के बाद उसमें एविडिन वाला ये फैक्टर प्रेजेंट नहीं रहता क्योंकि हीट सेंसिटिव होता है। जब एग को कुक करेंगे उस पर हीट अप्लाई होगी तो ये एविडिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एविडिन ही एक ऐसा मीन्स नॉन न्यूट्रिएंट फैक्टर है जो एग में प्रेजेंट होता है और जो प्रोटीन को बाइंड करता है और बॉडी में एब्जॉर्ब होने से हिंडर करता है या रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट, व्हाट हैपन्स इन डेक्सट्रिनाइजेशन। डेक्सट्रिनाइजेशन में क्या होता है, जैसे चपाती है या रोटी है या ब्रेड को जब टोस्ट करते हैं तो वो ब्राउन कलर में आने लगती है, ब्राउन कलर चेंज होने लगता है, तो इसको बोलते हैं डेक्सट्रिनाइजेशन। और डेक्सट्रिनाइजेशन में होता क्या है, कोगुलेशन होता है, जेल फॉर्मेशन होता है, डीनेचुरेशन होता है, नन ऑफ द अबव। तो सिंपली जो डेक्सट्रिनाइजेशन है इसमें डीनेचुरेशन होता है। वो कैसे, क्योंकि डेक्स्ट्रिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट है, या फिर स्टार्च की बोल सकते हैं। जो स्टार्च है, डेक्स्ट्रिन जो है स्टार्च की बेसिक यूनिट है। तब जब स्टार्च को जब हीट करेंगे तो ये ब्रेक होता है डेक्स्ट्रिन में, और जब डेक्स्ट्रिन में ब्रेक होगा तो होता है डेक्सट्रिनाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ का स्टार्च का जो नेचर है वो ब्रेक हो रहा है, डीनेचर हो रहा है। तो डेक्सट्रिनाइजेशन में जब डीनेचर होता है, डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है, तब उसमें ब्राउन कलर डेवलप होता है। जैसे जब ब्रेड को सेकते हैं, गरम करते हैं, तो जब ब्रेड पहले होती है वाइट होती है, जब उसको सेकते हैं, गरम करते हैं, वो धीरे धीरे ब्राउन होने लगती है। तो ब्रेड में जो स्टार्च प्रेजेंट है वो डेक्स्ट्रिन में टूटने लगता है और ये डेक्स्ट्रिन कॉज करते हैं ब्राउन कलर, और डेक्स्ट्रिन की वजह से ब्राउन कलर आता है। तो डेक्स्ट्रिन में सिंपली डीनेचुरेशन होता है स्टार्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन। ग्लाइकोजन जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में पहुंचता है तब ये ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो सिंपली ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होता है, लिवर में, मसल्स में, लिवर एंड मसल्स में, हार्ट में। जो करेक्ट आंसर है वो है लिवर एंड मसल। लीवर और मसल्स दोनों जगह पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, बट जो मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो सिर्फ मसल्स की एक्टिविटी के लिए ही यूज़ होता है। और ये मसल वाला जो मसल्स जो हैं बहुत स्मार्ट होते हैं, ये अपना ग्लाइकोजन किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और जो लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ये लीवर वाला जो ग्लाइकोजन है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मीन्स लीवर शेयरिंग करता है। लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर हो रहा है वो लीवर अपना ग्लाइकोजन पूरी बॉडी में, जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जो लीवर में ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होकर पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बट जो मसल्स में ग्लाइकोजन है ये सिर्फ मसल्स को ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट इज, टीथिंग इन बेबी स्टार्ट एट द एज ऑफ। जो बच्चे होते हैं उनमें जो दांत निकलते हैं तो ये प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाती है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ। करेक्ट आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ से जो बच्चों में जो दांत निकलने हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द बेस्ट मैथड टू कुक वेजिटेबल। वेजिटेबल्स में सब्जियों को पकाने का बेस्ट मेथड क्या है। ऑप्शन है फ्राइंग, बेकिंग, बॉयलिंग, स्टीमिंग। जो बेस्ट मेथड है वो है स्टीमिंग। देखो, स्टीमिंग और बॉइलिंग ये मॉइस्ट हीट मेथड है, बेकिंग भी मॉइस्ट हीट में ही आता है। फ्राइंग ये है जो ऑयल मेथड्स में ऑयल यूज़ होता है,
और देखो स्टीमिंग इसलिए है क्योंकि उसमें वेजिटेबल वाटर के कांटेक्ट में नहीं आती है, ना ही ऑयल के कांटेक्ट में आता है। तो इसमें जो वेजिटेबल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो वेजिटेबल में ही प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि वो स्टीम के थ्रू कुक हो रही है। तो जो बहुत ज़्यादा हीट लॉस, जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी लॉस नहीं होता है। बॉइलिंग में टेम्परेचर जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री पे बॉयल होना स्टार्ट होता है। और जो वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉयल होने के टाइम वाटर में आ जाएंगे, और बॉयल करने के बाद वाटर को फेंक देते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर में आ गए वो वाटर के साथ फेंक दिया, ख़राब हो गया, तो बॉइलिंग में भी न्यूट्रिएंट लॉस होता है। बेकिंग में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू हीट बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ्राइंग में भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऑयल होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस होता है। स्टीमिंग में न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होता है और उनका कलर एंड फ्लेवर जो भी है वो प्रिजर्व रहता है, इसलिए स्टीमिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू कुक वेजिटेबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट। कोई बच्चा है, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? पेरेंट्स, स्कूल, सोसाइटी, ऑल ऑफ दीज। तो अगर कोई बच्चा है उसके डेवलपमेंट के लिए सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मीन्स पेरेंट्स उसको स्टार्टिंग घर से सिखाते हैं कि क्या करना है, अच्छे मैनर्स वगैरह। स्कूल में फिर टीचर्स उनको सिखाते हैं। सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू सोशल कल्चर एंड ये सब सीखते हैं। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स, हेरिडिटरी, इन्वायरमेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रोथ रिफर्स टू। दो टर्म है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ को क्या बोलते हैं? तो ग्रोथ को बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज, क्योंकि ग्रोथ मीन्स हाइट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, तो ये ग्रोथ है। हम इसको मेज़र कर सकते हैं कि अच्छा हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। जो चीज़ें मेज़र की जा सकती हैं उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मीन्स क्वांटिटी में, जिनकी क्वांटिटी है लाइक 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड लाइक 1 मीटर, 2 मीटर, ये क्वांटिटी है, तो इनको हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। पर जो डेवलपमेंट हो रहा है लाइक मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो वो डेवलपमेंट हो रहा है, वो क्वालिटी है कि चाइल्ड है या कोई पर्सन है, एडल्ट है, अगर उसमें इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो सामने वाले के थॉट्स को कैसे समझता है, अपने थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करता है, ये सब इमोशनल डेवलपमेंट में आता है। तो ये आता है क्वालिटेटिव चेंज। तो ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव चेंज एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव चेंज। नेक्स्ट इज, rearing and management of silk moth on large scale is known as। जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, सिल्क वाले कीड़े, उनकी देखभाल करना, उनके पालन करना पूरा, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं सेरिकल्चर। ठीक है, जो रेशम वाले कीड़े होते हैं उनका पूरा पालन करना, उनका कैसे उनको रखते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक कैसे रेशम का जो धागा है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये सब आता है सेरिकल्चर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टूल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा टाइम मैनेजमेंट का टूल नहीं है? पीक लोड, वर्क कर्व, रेस्ट पीरियड, फटीग। जो फटीग है, फटीग मीन्स थकान, ये टूल मैनेजमेंट नहीं है। लाइक पीक लोड, जिस टाइम बहुत ज़्यादा काम होता है, लाइक मॉर्निंग में है, सबको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम, पीक लोड, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, तो उसको मैनेज करना। वर्क कर्व मीन्स हाई पीक, कोई एक्टिव वर्क, देन क्वाइट वर्क मीन्स थोड़ा कम एनर्जी वाला, ऐसे। उसके बाद बीच में रेस्ट पीरियड, ये सब टाइम मैनेजमेंट के टूल्स हैं कि कैसे टाइम को पूरा मैनेज करना है। बट फटीग इज़ नॉट अ टाइम मैनेजमेंट। फटीग जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट आर। क्योंकि हार्ट का जो काम होता है वो ब्लड पंप करना होता है। हार्ट ने ब्लड पंप किया, पूरी बॉडी में गया, उसके बाद वो ब्लड को जो वापस लाना हार्ट में, ये किसका काम होता है? कौन सी वेसल्स का काम होता है? क्योंकि जो हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो थ्रू आर्टरीज पूरी बॉडी में पहुंच रहा है। ठीक है, आर्टरी का काम है हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना, बट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचने के बाद वापस हार्ट में लाना, ये किसका काम है? ये काम है वेन्स का। वेन्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके वापस हार्ट में लाती हैं, ये काम है वेन्स का। एंड द नर्व्स, तो ये नर्व टिश्यूज़ या नर्व सेंसेशंस होते हैं जिनका काम होता है मैसेज ट्रांसफ़र करना, क्योंकि ये नर्व्स ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, CNS सिस्टम में। तो इनका मेन जो काम होता है वो है मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस देना
और फीलिंग एंड सेंसेशन ये सब नर्व्स में आता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। इनमें से कौन सी चीज़ है जो विटामिन ए की डिफिशिएंसी से नहीं होती है? तो नाइट ब्लाइंडनेस, केराटोमलेशिया एंड वाइट डॉट स्पॉट, ये सारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं। बट जो स्कर्वी है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। और हाँ, मॉक टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो वो लेक्चर कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर वीडियोस आ रहे हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो आप वो सीरीज़ भी ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मॉक टेस्ट सीरीज़ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। तो आप दोनों प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू जे आर एफ विद आकांक्षा सिंह, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे टू जे आर एफ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।